दोस्तों, एक बार फिर से आपका अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं लर्निंग क्लासेस की ओर से यहाँ पर आपको कुछ बताने के लिए उपस्थित हुआ। मैंने अपने पहले ही वीडियो में कि पढ़ाई कैसे करें, इस नाम से बने वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि मैं जल्द ही एक ऐसे टॉपिक को जो कि कक्षा 11 और 12 में संयुक्त रूप से सम्मिलित है उस पर चर्चा करूंगा। और उस टॉपिक का नाम जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसका नाम है अवकलन। मैंने उसी समय कहा था कि मैं अवकलन पर चर्चा करूंगा और आज वह समय आ गया है। चलिए चर्चा हो अवकलन की, उसके पहले कुछ विशेष तथ्य होते हैं, उसको समझना जरूरी है। जैसे हिंदी व्याकरण में पढ़ते समय आप सीधे व्याकरण नहीं पढ़ सकते, आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, शब्द ज्ञान होना चाहिए, उच्चारण ठीक से आना चाहिए, तब तो आप व्याकरण को ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, अवकलन हो, त्रिकोणमिति हो, बीजगणित हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको कुछ आधारभूत तथ्य मालूम होने चाहिए, जिसको कहते हैं ABCD या क ख ग। वो प्रारंभिक ज्ञान है। तो उसी प्रारंभिक ज्ञान की कड़ी में हम लोग शुरू करेंगे बीजगणितीय राशियों से, क्योंकि बिना इनको जाने आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बीजगणितीय राशियां किसे कहते हैं, बीजगणित ही किसे कहते हैं। तो आप चूंकि कक्षा 9-10 से आ रहे हैं और 6-7-8 से ही बीजगणित पढ़ रहे हैं, तो बीजगणित के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो बीजगणित है क्या? ऐसी गणित होती है जिसमें अंक के साथ साथ क्या करते हैं, अक्षर का भी प्रयोग करते हैं, उसे बीजगणित कहते हैं। तो बीजगणित क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं बीजगणित। और बीजगणित में ये जो अंक प्रयुक्त हो रहे हैं, जो अक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं बीजगणितीय राशियां। तो बीजगणित की परिभाषा हुई कि गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी ध्यान रखा जाता है, प्रयोग किया जाता है, बीजगणित कहलाती है। और इन्हीं अंकों, इन्हीं अक्षरों को जिन प्रतीकों से व्यक्त किया जाता है, उन प्रतीकों का ही नाम है बीजगणितीय राशियां। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लिखा भी है। एक जो स्थिर है, फिक्स है, उसका मान बदलता नहीं है, वो अंक है। और जिसका मान बदलता रहता है वो क्या है? अक्षर से व्यक्त होता है, उसी को कहते हैं चर। तो ये हो गया अक्षर, उसको कहते हैं हम लोग चर, वेरिएबल। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, वैरी शब्द लिखा है, VARI। वैरी माने होता है बदलना, परिवर्तित करना। तो जो हिंदी में क्या लिखा है? चर। चर माने होता है चलना। तो इंग्लिश से समझे चाहे हिंदी से समझे, दोनों तरीके से बात स्पष्ट हो जाएगी। वैरी माने परिवर्तित होना, चर माने चलना। चलेंगे तो अपने आप आपकी स्थिति बदलेगी, चलने से स्थिति बदलती ही है। तो जो अपनी स्थिति बदले, जो अपना मान बदले, वो चर है। और अचर, हिंदी वाले ध्यान से जानते होंगे, समझते होंगे, अ का जो प्रारंभ में प्रयोग हो जाए तो कुछ जगहों पर वह नहीं के भाव में आ जाता है। जैसे भय का अभय है कि नहीं, इसी प्रकार से चर का क्या? अचर। चर माने जो चलायमान है, गतिमान है, परिवर्तनशील है, वो राशियां कहलाती हैं चर। और जो ऐसा नहीं करती हैं, जो परिवर्तनशील नहीं होती, उन्हें कहा जाता है अचर। परिभाषा लिखी हुई है, एक बार हम इनको फिर से आपको समझा देते हैं। चर के बारे में क्या बताया कि वे बीजगणितीय राशियां जिनका मान लगातार बदलता रहता है, लगातार बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं, चर राशियां कहलाती हैं। इन्हें सामान्यतः अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। अब अक्षर क्या? अक्षर में हिंदी वर्णमाला का भी, अंग्रेजी वर्णमाला या अन्य कोई भी वर्णमाला होगी तो उसका भी अक्षर प्रयुक्त हो सकता है। जैसे चाइना वाले नहीं अपना कुछ इस तरीके से पाई आई करके बनाते हैं, वो भी है, चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन जो सर्वमान्य है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको उदाहरण में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिख रहे हैं। हिंदी वर्णमाला के अक्षर क ख ग घ या इस प्रकार के चाइनीज अक्षर आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो चर माने जो परिवर्तनशील है, मतलब जिनका मान लगातार बदलता रहता है,
मान निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती है। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि जैसे आप कक्षा 6, 7, 8 में 10 तक में इस प्रकार की बातें पढ़े होंगे, है ना? जैसे ये एक घात का है तो इसे आप लोग कहते हैं कि ये रेखीय समीकरण है ना, जिसमें चर की घात 1 होती है उसे क्या कहा जाता है? रेखीय समीकरण। और जिसमें चर की घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। कहते नहीं कहते? ये भी यक्ष में एक रेखीय समीकरण है, ये यक्ष में एक द्विघात समीकरण है। जो हल करना जानते हैं, सीखे ही हैं आप 6 से लेके 10 तक में, यहां हल करेंगे तो x बराबर 5 + 3 उतरा गया -3, 5 में से 3 घटाने पे क्या आया? 2। जो इसका गुणनखंड आप कर सकें तो गुणनखंड करने के बाद आपको मिलेगा x + 3 x + 2 बराबर 0। तो यहाँ 2 गुणनखंड है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो -3, और अगर x + 2 को 0 करेंगे -2। बताने का भाव क्या है? ये भी x है जो मान ले रहा है 2, यहां पर भी x है, वह एक साथ 2 मान ले रहा है, -3 और -2 है। नाम उसका x ही, लेकिन कभी वह 2 होता है, कभी -3 होता है, कभी -2 है। उसका कोई मान फिक्स नहीं कि मैं कहूं कि x का मान 5 ही होता है, नहीं, x का मान 2 भी हो सकता है, -3, -2। इस प्रकार से ढेरों सवाले में, बटे में, करड़ी में आप हल कर चुके हैं, है कि नहीं? तो जिसका मान लगातार बदलता रहता है वो क्या है? चर। इसके भी 2 प्रकार के चर भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र माने उस पर किसी का नियंत्रण नहीं। स्व माने अपना तंत्र, जिस पर अपना ही नियंत्रण है वह स्वतंत्र है, जिसका अपना सब कुछ यंत्र मंत्र है, तंत्र है, वही क्या है? स्वतंत्र। पर माने दूसरा, तंत्र जो दूसरों के तंत्र के सहारे जीवित रहे, उसका नाम क्या हो गया? परतंत्र। चर यह भी है, चर यह भी है। यह स्वेच्छा से अपना मान ग्रहण करता है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं, यह कोई भी मान स्वाभाविक रूप से ले सकता है। लेकिन परतंत्र चर अपना मान स्वाभाविक रूप से नहीं ले सकता। तो कहां से लेगा? जो स्वतंत्र होगा। एक उदाहरण के तौर पर, छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए आप घर पर हैं, आपके घर में आपके पिताजी बड़े हैं, सबसे बड़े, ठीक है, मतलब आपके दादाजी नहीं है, घर में नहीं रहते हैं, आप हैं, तो पिताजी भी चलनशील तो है ही ना, आप भी चलनशील हैं, तो पिताजी जहां मन हो वहां पैसा खर्च कर सकते हैं, है ना? वो मन क्यों बनेगा उसका अलग विषय है, लेकिन वो पैसा कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आप किस पे डिपेंडेंट है? पिताजी पे। तो वह भी कुछ भी कर सकते हैं, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो अपने अधिकार से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ भी करने के लिए अपने पिताजी पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो वो हो गए स्वतंत्र और आप हो गए परतंत्र, चर दोनों ही है। गणित की भाषा में भी एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूं, एक बार फिर से बातों को समझ लीजिएगा। बीजगणित क्या है? जिसमें अंकों और अक्षरों का प्रयोग हो। गणित की उस शाखा को क्या कहते हैं? बीजगणित। और जिन प्रतीकों का बीजगणित में प्रयोग होता है उन्हीं को कहते हैं बीजगणितीय राशियां। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, चर और अचर। चर माने चलनशील, है ना, वो वैरी करे, और जो वैरी न करे वो क्या है? अचर। तो चर जिनका मान लगातार बदलता रहता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, चर राशियां कहलाती हैं। 2 प्रकार की, जो स्वेच्छा से मान ग्रहण करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र चर। और जो स्वेच्छा से मान ग्रहण नहीं करेंगी बल्कि स्वतंत्र चरों पर निर्भर होंगी उन्हें कहा जाएगा परतंत्र चर। परिभाषा में लिखा है, वे चर जो अपना मान स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं स्वतंत्र चर कहलाते हैं। स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं वो स्वतंत्र चर। वे चर जो अपने मान के लिए स्वतंत्र चरों पर निर्भर होते हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं, परतंत्र चर कहलाते हैं। मैंने कहा गणित के माध्यम से एक उदाहरण देकर आपको स्वतंत्र चर और परतंत्र चर में एक अंतर स्पष्ट करते हैं, है ना? स्वतंत्र चर, परतंत्र चर में अंतर जो लिखा गया था उसको व्यवस्थित करके कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। चलिए,
मैं लिखता हूं y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है ना, y बराबर क्या है 2x प्लस 3 है कि नहीं, समीकरण है। ठीक, समीकरण कैसे है, क्योंकि बराबर, जिसमें भी बराबर का चिन्ह लगे वो क्या है, समीकरण। ठीक, कितने चर, कितने चर, चर माने क्या, अक्षर क्या है चर, और अंक क्या है अक्षर। तो यहां दो अक्षर दिख रहे नहीं आपको, एक अक्षर क्या है x और दूसरा अक्षर है y। ये x है और ये क्या है y, दो चर हैं। अब इसमें कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र, ठीक है। तो आप x को कोई भी मान देंगे, है ना। ये y बराबर लिखा है 2x प्लस 3, तो x बराबर हम कुछ मान दें, जो भी आपकी इच्छा हो, x बराबर 1 पर। देखिए x अपना मान अपने से लिया, कोई चिंता नहीं, आप 1 लो, -1 लो, 0 लो। y का मान क्या हो जाएगा, x अपना मान 1 रख रहा है, तो y फट से अपना मान प्राप्त किया 5। पहले कौन मान प्राप्त किया, x, स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक, है ना। तो ये आपका हो गया, चर तो था ही, चर क्यों है, क्योंकि अक्षर है, अपना मान स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण करने के कारण ये स्वतंत्र चर, और यह भी अक्षर है, इसलिए चर तो है लेकिन कैसा, परतंत्र चर, है ना। तो जब आप इस वीडियो को देखें, अवकलन की शुरुआत करें, उसके पहले आपके मन में स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की धारणा बहुत ही बारीक रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए, है ना। स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है, ठीक है। इस बात को जब आप समझे रहेंगे तो हम अवकलन की बात को समझ सकेंगे। एक हेडिंग के रूप में वहां लिखा था, उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। अचर, तो चर माने जो स्थिर नहीं है, अचर माने जो स्थिर है। तो इसकी परिभाषा तो कम से कम लिख ही लें। इसके भी प्रकार है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या परिभाषा है, जो चर की थी उसके जस्ट अपोजिट रहेगी। वे बीजगणितीय राशियां जिनका मान स्थिर होता है, अचर राशियां कहलाती, अचर राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल में सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक समझ रहे हैं, प्लस माइनस, अंश हर वाली, करणी वाली, सभी आएंगी। नाम नहीं लिख रहा हूं, नाम कितने लिखेंगे, जैसे कक्षा 9 और 10 में एक प्रश्न है, 7 में भी प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, कुछ नहीं, सब अनंत, है ना। तो वास्तविक संख्या लिखना लगेंगे तो बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, सृष्टि पर भी लिखा जाए कम ही पड़ जाएगा। तो सभी वास्तविक संख्याएं क्या हैं, अचर हैं। और कुछ खास हैं, पाई, ई। कोई कहे सर पाई तो जानते, ये ई क्या है, तो ध्यान रखना कि उसको नोट में कहीं लिख लीजिएगा। पाई का मान 22/7 माना जाता है और ई का मान 2.303 के करीब होता है। याद रहेगी बात, है ना। ये दोनों लगभग मान है। चलिए, आज हमने आपको स्वतंत्र चर और परतंत्र चर तक अपनी बात पहुंचा दी। अगर आपको इस टॉपिक को लेकर कोई संदेह है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या जैसे दूर हो वैसा कर सकते हैं। और आप तो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने चैनल तो सब्सक्राइब किया है, लेकिन अन्य लोगों से, अन्य माने शत्रु नहीं, मित्र, पड़ोसी, परिवारीजन, जिनसे आपका नेह प्रेम स्नेह है, उनसे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं। आज की बात यहीं समाप्त। शेष का धन्यवाद, नमस्कार।